नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी की यूएई की यात्रा को लेकर हम करेंगे। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन इस यात्रा का मकसद क्या है? भारत और यूएई के रिश्तों को समझने की कोशिश भी हम करेंगे। कैसे मिडिल ईस्ट में भारत अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, और क्यों चीन और पाकिस्तान का काउंटर करने के लिए भारत को यूएई या सऊदी अरब की जरूरत है। इस पर डिटेल से बातचीत होगी और साथ ही साथ बातचीत आज जनरल मनोज पांडे की अमेरिका यात्रा को भी लेकर करेंगे। आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका की यात्रा पे हैं। बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है और इस दौरे के दौरान कई समझौते अमेरिका के साथ हो सकते हैं। लेकिन क्या भारत अमेरिका साथ मिलकर चीन के खिलाफ कोई प्लान बना सकते हैं? इसको डिकोड आगे करने की कोशिश करेंगे। MQ-9 रीपर ड्रोन की डील हो चुकी है। क्या एयरफोर्स के लिए या सेना के लिए कुछ और डील जो है वो जनरल मनोज पांडे जो हैं वो अमेरिकी आर्मी चीफ के साथ बातचीत कर सकते हैं? इसको भी आगे डिकोड किया जाएगा। और साथ ही साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और डायमंड ऑफ रिंग्स की भी आज चर्चा करेंगे कि कैसे भारत ने चीन को जवाब चीन की भाषा में दिया और किस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर भारत अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने में कामयाब हुआ है और जिससे ड्रैगन जो है परेशान है। उस पर भी बात होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, बड़ी खबर आपको बता दें। पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति नहायान के साथ पीएम मोदी की बैठक। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई का दौरा। पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति नहायान के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई का दौरा है। यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति नहायान के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। 2014 के बाद से पीएम मोदी का 7वां यूएई का दौरा है। ग्राफिक्स के जरिए हर पहलू को जल्दी से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात, 65,000 भारतीयों को संबोधित। 14 फरवरी पहले हिंदू मंदिर का यूएई में उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। एक दिन के दौरे पर कतर भी जाएंगे पीएम मोदी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यूएई का ये 7वां दौरा है। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। तादाद कम नहीं है, 35 लाख। मिडिल ईस्ट देशों के साथ मजबूत संबंध यूएई भारत के लिए क्यों जरूरी है? पाक की नफरत पर लगाम लगाता है यूएई। भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए यूएई काफी अहम माना जाता है। कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलने से बचता है यूएई। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। यूएई और भारत में 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार जो है वो हर साल होता है, यानी कि बहुत मजबूत संबंध। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक छोटा सा बयान वो मैं आपको सुना दूं और उसके बाद जो है फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। मुलाकात का दौर शुरू हो सकता है।
तो चलिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यूएई के दौरे पर हैं। वहां के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, कई समझौते हो सकते हैं, लेकिन इस यात्रा को समझना होगा। 7वां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 10 साल के दौरान, और कई मुद्दे, कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और जवाब और समझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे एस सोडी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जाने माने एयरफोर्स ऑफिसर, डिफेंस एक्सपर्ट, जय हिंद सर आपको भी शुक्रिया। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। डॉक्टर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार, महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जी। नमस्कार। जय हिंद। शुक्रिया सर। कर्नल सोडी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई का दौरा 7वां दौरा है। कल यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन मैं डिफेंस के लिहाज से चीज़ों को अपने प्रोग्राम में समझता हूं, तो वही मेरी कोशिश भी रहेगी। उस वक्त में, जिस वक्त में मिडिल ईस्ट पे पूरी दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं, ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, हुती जो है रेड सी में लगातार अटैक कर रहा है, और कई बार ऐसा लगता है कि लाल सागर जो है जंग का अगला मैदान बन सकता है। भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसने यहीं से गुजरना है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है, क्या संदेश देने की कोशिश है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी और यूरोप को भी? सर राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल को पैनलिस्ट के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई का दौरा उस वक्त आ रहा है जब दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और लाल सागर में जो हरकतें हो रही हैं उससे पूरी दुनिया तो जूझ ही रही है। हमारी भी आर्थिक व्यवस्था पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हमारी अधिकतर शिपिंग लाल सागर के जरिए होती है यूरोप और अमेरिका के साथ, और इसीलिए ये जो दौरा है ये वहां पे भारत और यूएई के रिश्ते तो अच्छे करेगा ही करेगा, ये दोनों देशों के बीच में और एक अच्छी सोच और समझ पैदा करेगा, जिससे कि ये पश्चिम एशिया में जो दिक्कत है उसमें भारत एक अहम भूमिका निभा सके उसको खत्म करने की। अगर हम देखें, भारत और यूएई के रिश्ते सदियों से अच्छे रहे हैं। 3000 बीसी, इतने पुराने समय से हमारे ट्रेड के लिंक थे, लेकिन हमारे जो असली रिश्ते मजबूत होने शुरू हुए वो सन 2000 के आसपास होने शुरू हुए, और 2003 में हमारा और यूएई का जो डिफेंस कॉर्पोरेशन था बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हमारी लगातार यूएई के साथ हमारी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, व्यापार के नजरिए से भी यूएई भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पे यूएई का काफी पैसा लगा हुआ है, और यूएई के टोटल जो लोग हैं उनके देश में, उनमें से 38% भारतीय लोग हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भारत और यूएई की जो रिश्ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस समय ये दौरा होना ये पूरी दुनिया के लिए मैं कहूंगा एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सारी दुनिया को भारत पे मान है, भारत पे सम्मान है, और जो इज्जत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो हम सारे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो मेरे को लगता है ये जो दौरा है ये बहुत ही अहम है, और आने वाले समय में इसके असली चीजें भी सामने आएंगी, जहां पे भारत एक अहम भूमिका निभा पाएगा पश्चिम एशिया में दिक्कतों को खत्म करने के लिए। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हाल ही में चीन का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में देखने को मिला है, चाहे फिर वो सऊदी अरब की बात हो या सऊदी ईरान रिश्तों की बात हो, तमाम चाहे बीआरआई की बात हो, चीन लगातार कोशिश कर रहा है सीपैक के माध्यम से कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को आउट किया जाए। लेकिन इस बीच भारत भी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अपनी मौजूदगी को बहुत मजबूती से दर्ज कराना चाहता है। कैसे हम मौजूदा हालात को देखें? जी हाँ राजेश, पहली चीज तो है कि मिडिल ईस्ट में इंडिया और चाइना जो है कंपटीटर हैं। जी, चाइना का अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वो ये है कि चाइना ये सोच रहा है कि अगले 50 साल में या 100 साल में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, और उस रिक्त स्थान की भरपाई करने के लिए चीन वहां घुसना चाहता है। भारत का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, ऐसा कोई भी नेगेटिव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है।
भारत का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पर्शियन गल्फ में जितने भी देश हैं उनके साथ सिर्फ एक ही है कि हम चाहते हैं कि हम उनके साथ बराबरी का रिश्ता निभाएं। जी। उनके पास क्या है? फिलहाल उनके पास तेल और गैस है और उनके पास ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जो कि भारत चाहता है कि तेल और गैस वो हमें दें। भारत चाहता है कि उनके पास जो इतना रिजर्व भंडार पड़ा है विदेशी मुद्रा का, वो भारत में इन्वेस्ट करें। बदले में वो हमसे क्या चाहते हैं? बराबरी का रिश्ता चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत के पास जो एक मैसिव पूल है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स है, साइंटिस्ट, और सबसे बड़ी बात हमारे कुशल मेहनती मजदूर, ईमानदार लोग भारत के वहां जाकर टीचर्स बने, डॉक्टर्स बने। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज मिडिल ईस्ट में भारत के लोगों को क्यों इतने सम्मान से देखा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत में हमारे जो 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान भाई हैं, वो वहां जाकर बताते हैं कि अरब देशों में जाके बताते हैं, मिडिल ईस्ट में बताते हैं, यूएई में जाके बताते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनकी कितनी इज्जत है। मुस्लिम यहाँ पर इज्जत के साथ बराबरी का दर्जा मिलता है उनको, और हिंदुस्तान में राष्ट्रपति बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स के बड़े बड़े पदों पर हैं। तो इसलिए यूएई भारत के साथ एक बराबरी का दर्जा अख्तियार करता है। बाकी हाँ, हमारा एक छोटा सा सेल्फिश इंटरेस्ट है, वो ये है कि यूएई के रास्ते से ही हमारा जो पहुंच है वो दुनिया के काफी दूसरे अरब और मुस्लिम देशों में है। तो हम जैसे ओआईसी वगैरह में जब भी इनकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, भारत को मालूम है कि कौन कौन देश ऐसे हैं जो ओआईसी में थोड़ा भारत के विरोध में पक्ष ले सकते हैं। उनको काउंटर करने के लिए हम इस तरह के न्यूट्रल देश जैसे हैं, यूएई हो गया, कतार हो गया, भारत हमेशा से इनकी मदद लेता रहा है। हाँ, पाकिस्तान बीच बीच में छोटी मोटी शरारतें खेलता रहता है, उनकी आईएसआई वहां पर बहुत एक्टिव है। कतार में हमने हमारे नेवी के ऑफिसर्स का केस देखा। ऐसी हालत में भारत जो है यूएई के जितने छोटे छोटे मुल्क हैं गल्फ कंट्री में, हम चाहते हैं कि उनके जो किंग हैं, शेख हैं, जो रूलर्स हैं, उनकी मदद से भारत अपनी छोटी छोटी डिप्लोमेटिक बचाव को खेल सके। जी राजेश। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर महेंद्र सिंह, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिहाज से हम देखें तो एक पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त जो जब भी पाकिस्तान को जरूरत होती थी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं होता जो भारत विरोधी हो, चाहे वो फिर 370 पे अफवाह फैलाना हो या कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में जाकर बात रखनी हो। किस लिहाज से हम भारत के संबंधों को सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों को के साथ देखें उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान और टर्की जैसे देश जो हैं वो लगातार भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए राजेश जी, भारत ने, अगर हम यूएई की बात करें तो निश्चित रूप से बहुत ही कंसिस्टेंट जो है फॉरेन पॉलिसी अपनाई है जी। और हमने सबसे ज्यादा जो है ध्यान जो केंद्रित किया है वो किस प्रकार से हमारे जो आर्थिक रिश्ते हैं वो और मजबूत हों। और यही कारण है कि अगर हम 2022-23 में देखें तो हमारा जो ट्रेड है वो $85 बिलियन के करीब है, और यूएई हमारा जो है टॉप 4 इन्वेस्टर्स में से है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारत ने और यूएई ने, दोनों ने अपने जो है आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है और उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसके साथ ही हमने जो है डिफेंस रिलेशनशिप भी हमारी काफी अच्छी हुई है। जिस तरीके से हमने वहां पे कई जो है एक्सरसाइजेस की हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, तो ये साफ है कि दोनों देश तमाम जो है अड़चनों के बावजूद, तमाम अंतर विरोधों के बावजूद जो है यूएई हमेशा से जो है हमारे साथ रहा है। जब भी अगर आप देखें ओआईसी में भी जो है बहुत मुखर होके भारत विरोधी कभी स्टैंड जो है यूएई ने नहीं लिया है। तो और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो आप क्लिप चला रहे थे, साफ कहा कि गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो है जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन रहा वहां के सेक का, तो ये भारत कोशिश कर रहा है, जैसा अभी कैप्टन साहब ने बताया कि हम उनके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं और हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे एफडीआई इन्वेस्टमेंट करें और जिससे दोनों देशों को लाभ हो। इसके अलावा हाँ, निश्चित रूप से भारत
अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा देखें तो भारत ने जो हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से कतर का भी एक दिन का दौरा है डॉक्टर महेंद्र जी, कतर भी जा रहे हैं। और उस खबर के बीच जब 8 वो जो नौसैनिक हैं, पूर्व नौसैनिक हैं, उनकी वो भारत आ चुके हैं, सजाएं उनकी माफ हो चुकी हैं, इस बीच ये भी एक अहम दौरा होगा कतर का। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कतर हमेशा से, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे यूएई हो चाहे कतर हो, ये दोनों अमेरिका के भी बहुत डिपेंडेबल एलाई हैं। आपके ही शो में चर्चा हो रही थी तो, और इनके बिजनेस इंटरेस्ट भी अमेरिका में भी बहुत हैं, और भारत और अमेरिका की जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से ये भारत के लिए फायदेमंद है कि अब खुल के जो है ये जो रिश्ते हैं यूएई के साथ और कतर के साथ वो सामने आएंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कतर ने ही जो है अफगानिस्तान में जो डील हुई, जिसकी काफी आलोचना भी होती है, गुड तालिबान बैड तालिबान, तो कतर के ही मध्यस्थता से हुई। तो जो है वो अमेरिका के दोनों बहुत ही, अगर हम कहें मिडिल ईस्ट में तो बहुत डिपेंडेबल एलाई हैं, बहुत पुराने एलाई हैं, और अब भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हैं। एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से जो है जी भारत के भी रिश्ते मजबूत होंगे। चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के पार लौटेंगे तो बात अमेरिका की यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, उनको लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस यात्रा में हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, फिर इसी मुद्दे पे आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। अमेरिका पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। अमेरिकी सैन्य प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज से मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। चीन की चुनौती पर भारत अमेरिका में चर्चा भी होगी। अमेरिका पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। अमेरिकी सैन्य प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज से मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच हो सकते हैं कई समझौते। चीन की चुनौती पर भारत अमेरिका में खास बात। अमेरिका पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। अमेरिकी सैन्य प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज से खास मुलाकात। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। अमेरिका के दौरे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर बातचीत करेंगे। हथियारों और उपकरणों के संयुक्त निर्माण पर चर्चा होगी। अमेरिका से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के ज्वाइंट प्रोडक्शन पे बात हो सकती है। पेंटागन का एक व्यापक दौरा भी आर्मी चीफ करेंगे। जेट इंजनों के लिए तकनीक ट्रांसफर जो है उस पर बात होगी। स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल को लेकर डील हो सकती है। चीन को लेकर रणनीति बनाने की भी तैयारी में दोनों देश हैं। कर्नल जे एस सोडी सर, मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल जे एस सोडी सर, ये दौरा बड़ा अहम है। ये दौरा उस वक्त अहम है जिस वक्त ऐसी भी खबरें हैं कि पेंटागन और जो अमेरिका का जो प्रशासन है, बाइडेन प्रशासन जो है, उसके बीच चीन को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। उस बीच आर्मी चीफ का यह दौरा, लेकिन इससे पहले अहम बात की वांगी की बात हम करें या फिर बात शी जिनपिंग की करें, वो अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। हम किस लिहाज से भारतीय सेना प्रमुख के इस दौरे को देखें? राजेश जी, 2010 में जब चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तब अमेरिका में खतरे की घंटियां जोर से बजनी शुरू हो गई जी। और अगले ही साल 2011 में 21 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत मिडिल ईस्ट में अधिकतर जितने अमेरिकी ट्रूप्स थे उन्हें इंडो पैसिफिक में मूव किया गया चीन की ताकत को रोकने के लिए। और तब से ही अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत होने लगे, क्योंकि अमेरिका को देखा कि अगर चीन के विस्तारवाद को रोकने में कोई देश मदद कर सकता है तो वो भारत है। 2016, 2018, 2020 और 2022 में 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए भारत और अमेरिका के बीच, जिसके तहत डिफेंस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, सर्वेलेंस, ये सारे पे रजामंदी हुई दोनों देशों में, ताकि के साथ हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जनरल मनोज पांडे का दौरा इस वक्त जो हो रहा है, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण, कई इंपॉर्टेंट चीजें जैसे स्ट्राइकर आर्मर्ड कैरियर व्हीकल, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन राजेश जी, मैं एक बात आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि हमारे
भारत में अधिकतर जितने भी डिफेंस वेपन सिस्टम बनते हैं उसकी टेक्नोलॉजी बाहर के देशों से, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो। ठीक सर। हमारी इन हाउस कम कारण ये है कि हमारे देश में जो डॉक्टरेट है, पीएचडी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जो कि बेसिस होते हैं किसी भी देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो पीएचडी बहुत कम है। 2019 में 40,000 पीएचडी थे स्टेम में, चीन में 30,000 थे, अमेरिका में, और हमारे देश में सिर्फ 700 थे। तो जब तक हम अपने देश में स्टेम में डॉक्टरेट्स को मजबूत नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टरेट करें स्टेम में या देश में रहें और यहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करें, तब तक हम दूसरे देशों पे ही निर्भर रहेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। ठीक सर। की खास बात एक और है, वो हथियार हमें दबा के बेचता है लेकिन टेक्नोलॉजी जनरली ट्रांसफर नहीं करता है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे भी एक सोच होनी चाहिए इसके बारे में भी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो देश में बनती है वो एक अहम भूमिका निभाती है आने वाले समय में। जहां तक ये दौरा है, इससे तो कोई शक नहीं है कि हमारी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि जब ये स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स आएंगी, इससे हमारी जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री या आर्मर्ड उसमें काफी उनकी शक्ति में इजाफा होगा। ठीक है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, अगर एयरफोर्स के लिहाज से देखूं तो GE 414 इंजन की चर्चा, उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात, फिर इसी महीने चर्चा हुई कि अब MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो भी भारत को मिल जाएगा। इस बीच अमेरिका लगातार प्रेशर डाल रहा है कि आप हमसे F-16 या F-35 ले लीजिए। कैसे हम इस दौरे को देखें, और क्या जो कर्नल सोडी सर ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है ये कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमें खुद भी अपना दिमाग लगाकर अपनी तकनीकें बनानी होंगी। जी हाँ, मैं कर्नल सोडी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वो समय आ गया है जब मेक इन इंडिया के तहत हम अगर एक आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट, यानी असली लड़ाई का सामान है, वो देश में ही बनाएं। और कर्नल सोडी ने सही नब्ज पड़ी है कि भारत में स्टेम सब्जेक्ट्स में जो रिसर्च होनी चाहिए, जो पीएचडीज हैं, वो कम हो रही हैं। और दूसरी बात है, जैसे ही हमारे यहाँ कोई बच्चा हाईली क्वालिफाइड हो जाता है, वो तुरंत भारत छोड़कर दूसरे देश, शायद अमेरिका में ही जाके काम करना पसंद करता है। इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी सुविधाएं भविष्य में हमारे बच्चों को देगी, ताकि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स साइड में बच्चे ज्यादा रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद वो इंडिया में ही काम करें। एक अच्छा ट्रेंड जो हुआ है कि पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं, इंजीनियर्स जो थे, वो अमेरिका से या पश्चिमी देशों में काम करते थे, वहां 3-4 साल के बाद वो भारत में आ गए हैं। हाँ, भारत में एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसमें इन इंजीनियर साइंटिस्ट को क्या चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, थोड़ा सा इज्जत चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ मैन्यूवरिंग। भारत में एक दिक्कत क्या है, मैं बता सकता हूं, मैं खुद डीआरडीओ में 2 टेन्योर कर चुका हूं। हमारे यहाँ पे जो साइंटिफिक टैलेंट है वो ना जरा लाल फीताशाही में दब जाती है। तो भारत सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी कि भारत में जो रेड टेप है, एक साइंटिस्ट देखिए वो अपने रिसर्च लैब में जब जाता है, वो चाहता है कि लैब में जब वो काम कर रहा है इंजीनियर, वो 8 घंटे 10 घंटे संडे के दिन भी काम करते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक काम करना चाहते हैं। लेकिन डीआरडीओ में जब मैं था, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कि वो दिन में रिसर्च करते हैं 1 घंटे के लिए और बाकी 7 घंटे जो है वो लाल फीताशाही बोला जाता है, उसके तहत वो दबते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया, अमेरिका चाहता है हम F-16 ले लें, F-35 ले लें। भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो शायद ना F-16 की तरफ देख रही हैं, ना F-35 की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि F-16 जो है पुराना जहाज है, हमारी जरूरत से थोड़ा कम है। दूसरी बात, F-35 जो है स्टेल्थ विमान है, हमारी जरूरत से ज्यादा है। तो हम फिलहाल भारत को F-35 जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और उसकी जो एक F-35 को जब आप अगर हमने गलती से खरीद लिया, उसके लिए रिपेयर के जो वर्कशॉप और लेबोरेटरीज खोलने पड़ेंगे, उनकी तादाद, उनकी कीमत जो है बहुत ज्यादा है, अनइमेजिनेबल है।
तो भारत को इतना भयंकर फाइटर विमान चाहिए नहीं है, क्योंकि हमने किससे लड़ाई करनी है, हमने पाकिस्तान के साथ पींगे भरनी है और बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए तो चाइनीज की तरफ देखना है। तो हमें लेकिन सर एक पॉइंट और भी है, तो अमेरिका फाइटर विमान देवनाथ के बाहर है जी। जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है उसका जवाब मुझे लग रहा है कि साथ साथ मैं आपसे ले लूं। आप अमेरिका से ही इंजन ले रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप तेजस मार्क 1-2 में करने वाले हैं, AMCA में करने वाले हैं। ये जो अमेरिका पे निर्भरता है ये कितनी ठीक है सर? अगर अमेरिका कल इंजन देने से इनकार कर दे आपकी, तो तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ही खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी सर। कैसे देखें इसको? जी हाँ राजेश, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया। जवाब में ये है कि भारत ने शुरुआती से ही भारत में ही एक इंजन डेवलपमेंट करने की कोशिश की। हमारा कावेरी प्रोजेक्ट काफी अच्छा चला और DRDO का है DRE गैस टरबाइन रिसर्च, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया। लेकिन क्या हो गया कि जो उन्होंने जेट बनाया, कावेरी इंजन बनाया, अच्छा मैं बता देता हूं, कावेरी जेट इंजन अच्छा बना, लेकिन क्या हो गया, वो बनते बनते ऐसा हो गया कि वो थोड़ा भारी हो गया और जितनी उसमें पावर यानी दमखम की जरूरत थी उस थोड़ा सा कम पावर, थोड़ा सा कम दमखम दे रहा है। और इस बीच क्या हो गया कि भारत ने दुनिया में जब दाएं बाएं देखा तो बढ़िया जेट फाइटर हमें दुनिया के काफी देश देने के लिए राजी हैं। ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस 2 देश हैं जो कि हमारे देश में हर रोज सूटकेस, ब्रीफकेस और फाइलें लेके आ जाते हैं इन जेट इंजन्स का मॉडल, डिजाइन, ब्लूप्रिंट लेकर। वो हमें बेचना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, इंग्लैंड और फ्रांस। लेकिन भारत ने फाइनली जीरो इन किया। अमेरिका की जनरल इंजीनियरिंग, उनका जो ये F404 तेजस में फिलहाल लगा दिया हमने, और हमें थोड़ा और पावरफुल इंजन चाहिए तो अब हम F414 लगा रहे हैं और भारत में ही उसको निर्माण करेंगे। हाँ, क्या भारत हमारी नब्ज दबा सकेगा? सब मालूम है अमेरिका जो है भारत की नब्ज दबाने की कोशिश करेगा, तो उसका जवाब जो है पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर देना पड़ेगा। जहां तक मिलिट्री है, हम चाहते हैं कि अमेरिका की एयरफोर्स खुश रहे, अमेरिका के साइंटिस्ट खुश रहे, जनरल इलेक्ट्रिक खुश रहे और हमारे ऊपर कभी भी हमारा अमेरिका के साथ की कोशिश ना करे। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मोदी जी और अमित शाह उसका इलाज खोज लेंगे। ठीक है सर जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो मेरा अहम पॉइंट है ये, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत गहनता से बात हो रही है, अंदर खाने खबरें भी चल रही हैं कि जो पेंटागन है वो चीन के खिलाफ सख्त रुख चाहता है, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन है वो चीन से बातचीत चाहता है। इसका ताजा उदाहरण हमने देखा है कि किस प्रकार से शी जिनपिंग जब गए तो अमेरिका ने रेड कारपेट बिछाया, फिर उनके जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री वांग यी, वो उनके NSA से, उनके विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। कैसे हम देखें, अमेरिका क्या खुद चीन को लेकर क्लियर नहीं है कि चीन को कैसे हैंडल करना है? डॉक्टर महेंद्र। नहीं, देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से उसको क्लियर है कि चीन को काउंटर करना है और उसके लिए, और ये प्रमुख वजह है, जैसे अभी चर्चा हुई कि भारत के साथ जो अमेरिका की नजदीकियां बढ़ने में, निश्चित रूप से जो US न्यूक्लियर डील हुई मनमोहन सिंह के टाइम में, उसके बाद से जिस प्रकार हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी, और इस दौरे का भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन उसके साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि किस प्रकार से दोनों देश जो है अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाएं, जिससे चीन को इंडो पैसिफिक में उसको रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। और यही एक प्रमुख वजह है जिससे हम इतने नजदीक आए हैं। नहीं तो अमेरिका पहले, अभी तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है, लेकिन इसके पहले वो डिफेंस किसी भी सौदे में किसी भी देश के साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं होता था, और इसीलिए हम USSR और बाद में फिर रशिया पे अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए ओवर डिपेंडेंट होते गए। अब हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं निश्चित रूप से, तो अमेरिका का इसमें महत्वपूर्ण जो है भूमिका आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब हम ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, अब हम और ज्यादा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि डिफेंस और इंडस्ट्रीज के बीच में किस तरीके से कोऑपरेट हो। जो तेजस की चर्चा हुई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और GE के बीच में जो है ये वेंचर है,
तो ये इस तरीके से जो अमेरिका की बहुत ही मजबूत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, हम कोशिश कर रहे हैं हम उससे जुड़े। और भारत भी पहली बार जो हम डिफेंस कॉरिडोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, जो अपने यहाँ मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और बिना अमेरिका के सहयोग से जो है ये करवाना थोड़ा सा कठिन होगा। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म में सोचे तो निश्चित रूप से हमारे पास जो ब्रेन है, और आज अमेरिका, अगर हम सिलिकॉन वैली देखें या जो जितनी भी, चाहे जीई देखें, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पे इंडिया का ब्रेन ही काम कर रहा है। तो वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है कि किस तरीके से हम इन क्रिटिकल सेक्टर्स में रिसर्च को बढ़ावा दें, किस तरीके से हम जो है अपने ब्रेन ड्रेन को रोकें, उनको बेहतर सुविधाएं दें, चाहे हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और ज्यादा किस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है सर, ब्रेन ड्रेन वाला। मुझे लगता है कि इस पे एक दिन जरूर बैठेंगे और लंबे से विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत सरकार क्या कर सकती है। लेकिन कर्नल सोढी सर, इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक सवाल, पिछले एक हफ्ते के दौरान दो खबरें बहुत अहम थी। एक खबर थी कि जो भारत में रूस के राजदूत हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका भारत और रूस के संबंधों को खराब करना चाहता है। फिर अमेरिका से एक ऐसा ही बयान सामने आता है कि भारत हम पर ट्रस्ट नहीं करता पूरी तरह से, इसलिए वो हमेशा रूस के साथ बना रहता है। कैसे इस वक्त मौजूदा हालात में हम भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उसको देखें साहब? राजेश जी, अमेरिका क्योंकि हमारी मार्केट बहुत जी, और ये दोनों देश चाहते हैं तो अधिकतम से अधिकतम हथियार हमें बेचें और व्यापार हमारे साथ करें। तो दोनों देशों का ऐसी टिप्पणी करना स्वाभाविक है। की बात है, भारत ने 1947 से आज तक अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल और नॉन अलाइन रखा है, और हमने दोनों के साथ, चाहे रूस हो या चाहे अमेरिका हो, हमने दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं। हमारे नेताओं ने वही निर्णय लिए जो कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के हित के लिए सही है। हमने देखा जब 2 साल पहले रूस यूक्रेन की शुरू हुआ, हम पे कितना दबाव आया कि हम रूस से तेल ना खरीदें, लेकिन हमने वही किया जो हमारे राष्ट्र हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही था। और यही कारण है कि आज चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, दोनों दिल से भारत को सम्मान करते हैं। तो जो हमारी विदेश नीति है बिल्कुल सही है। हम हर पक्ष के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि आक्रमण हमारी ना तो नियत में है और ना ही नीति में। जहां तक रूस और अमेरिका की बात है, क्योंकि उनके में दशकों से तनाव रहा है, लड़ाइयां रही हैं, हर किस्म के दोनों देश एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे, तो भारत को घसीटना उनके लिए स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, वो अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना होगा सर, माफी चाहूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार बात करेंगे स्टिंग ऑफ पल्स की, जिसकी काट भारत ने खोजी है। लेकिन एक काट है क्या और कैसे भारत जो है चीन को जवाब दे रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल, इन दोनों को समझ लीजिए आप। स्टिंग ऑफ पल्स, नेकलेस ऑफ डायमंड आखिरकार है क्या? यह है स्टिंग ऑफ पल्स का नक्शा, जहां पर हांगकांग के बाद कंबोडिया से म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो है फिर श्रीलंका का हम्बनटोटा, कोको आइलैंड, मालदीव, जिबूती, ग्वादर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर चीन की मौजूदगी है। चीन यहां पर किसी न किसी रूप में मौजूद है, कोई सैन्य बेस तो कोई बंदरगाह जो है चीन ने लीज पर ले रखा है, और इसके जरिए चीन भारत को घेर रहा है। ये तमाम देश भारत के आसपास हैं, लेकिन अब भारत ने इसकी काट निकाली है। कैसे काट निकाली है वो मैं आपको बता दूं। ये है रिंग्स ऑफ, नेकलेस ऑफ डायमंड, जहां पर भारत ने इंडोनेशिया में, वियतनाम के साथ, जापान में, सिंगापुर के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करके, सेशल्स में, जिबूती की एक अहम अपडेट भारत को लेकर है, ओमान और ईरान का चाबाहार बंदरगाह जो है, मंगोलिया के साथ हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजिट की थी। तो ये भारत ने भी चीन की काट निकाली है। लेकिन इससे भी हटकर सवाल, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, नेकलेस ऑफ डायमंड, स्टिंग ऑफ पल्स, वाकई में जिस प्रकार से नेकलेस ऑफ डायमंड की चर्चा हो रही थी कि भारत को किस प्रकार से घेरा जा रहा है, तमाम पड़ोसियों पर चीन पैसे और जबरदस्ती, कैसे भी कहें, वो अपनी ताकत, धन बल के इस्तेमाल करके भारत को घेर रहा था।
उस लिहाज से ये जो भारत अब जिस प्रकार से सिंगापुर की बात करें, वियतनाम की बात करें, मंगोलिया की बात करें, और अब तो यहां तक खबर आई कि जिबूती में भारत अपना एक सैन्य बेस बनाने जा रहा है, क्या ये उसकी काट, और अगर काट है तो कितनी इफेक्टिव? राजेश, चीन डेफिनेटली बहुत कोशिश कर रहा है कि हिंद महासागर में उसका दबदबा बढ़ जाए जी। चीन ये भी कोशिश कर रहा है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आसपास जितने छोटे छोटे मुल्क हैं उसके साथ उसकी दोस्ती और याराना जो है और ज्यादा मजबूत हो जाए। और भारत को इन सब गतिविधियों के बारे में पहले से ही अंदेशा था। हम उसका मुकाबला डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। ये ज्यादातर देश जो हैं ये भारत के साथ, अगर आप देखें, अगर आप विदेश मंत्रालय में जाएंगे तो देखेंगे कि विदेश मंत्रालय जो है निश्चिंत है, क्योंकि ये सारे देश भारत के बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। हम चाहे बर्मा की बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, या गल्फ खाड़ी में किसी भी देश की बात कर लें, उनसे हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। चीन जो है उसको इन देशों से कोई भी मिलिट्री तौर पर बढ़त भारत के विरुद्ध नहीं मिलेगी, इतना मैं आपको यकीन दिखाना चाहता हूं जी। हाँ, एक ही देश है जैसे पाकिस्तान, जिसने ग्वादर में उनको थोड़ी जगह दी हुई है, लेकिन मैं बताता हूं इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ग्वादर लेके कोई चिंता नहीं है। आज अगर चीन गलती से भी अपने एक दो वॉरशिप या सबमरीन को ग्वादर में रख देता है और वहां से हिमाकत करता है ग्वादर से भारत विरोधी कार्रवाई की, तो मेरे ख्याल से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा ग्वादर के आसमान पे जाकर, ग्वादर की पानी में घुसकर हम चीन के एक दो सबमरीन या वॉरशिप को डुबा के आएंगे। तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि चीन जानता है कि साउथ ईस्ट एशिया में उसका जो दबदबा है वो कैसे बढ़ाना है। वो साउथ ईस्ट एशिया के सारे देशों को बहुत आसानी से लोन दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है। चीन की जो एक्सपर्टीज है, चीन के जो इंजीनियर्स हैं, सब जगह काम कर रहे हैं, चाहे वो लाओस हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो। हमें इससे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती जो है इन सब देशों से मजबूत थी, मजबूत होती रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फिलीपींस जैसा आपने बताया हमसे ब्रह्मोस ले रहा है, उनके जो आर्मी और एयरफोर्स के बड़े बड़े अफसरान आए हैं, उन्होंने हमारी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है, तेजस फाइटर विमान में इंटरेस्ट दिखाया है। ना सिर्फ फिलीपींस, वियतनाम में हम उनके साथ ज्वाइंट आर्मी और नेवी एक्सरसाइज करते रहे हैं। आज की मैं आपको बहुत बड़ी खबर देता हूं, अच्छी खबर है। वो ये है कि भारत ने जैसे फिलीपींस वगैरह में हमारे जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं जी। वहां पर जो पहले फिलीपींस में सेबू एयरफील्ड था, हमारी कंपनी ने बनाया। क्लार्क एयरफोर्ड भी भारत की कंपनी ने बनाया। आज ऐसी खबर आ रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मनीला का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक भारतीय जी पास जाएगा। तो भारत मजबूती से इन सब देशों के साथ दोस्ती का पग बढ़ा रहा है। हम किसी के साथ दुश्मनी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर चीन ने गुस्ताखी की, मैं आपको बता देता हूं, जग जाहिर है, ओपन सोर्स है कि अंडमान निकोबार में जो हमने ट्राई सर्विस कमांड बना ली है, वहां पर हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इतनी अच्छी तरह डिप्लॉय कर दिया है कि अगर चीन ने हमारी तरफ टेढ़ी नजरों से दिखा तो हम अंडमान निकोबार से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक कर देंगे, जहां से कि चीन का 60% ट्रेड यूरोप और अमेरिका के साथ होता है, जहां से कि चीन अपना 40% कच्चा तेल आयातित करता है। और अब तो क्वाड के हम मेंबर हैं। अगर चीन ने कुछ भी गुस्ताखी की तो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। हम चीन की नेवी क्या कमर्शियल शिपिंग को पर भी लगाम लगा सकते हैं। वक्त थोड़ा सा कम होता जा रहा है देवनाथ सर, माफी चाहूंगा जी, वक्त थोड़ा सा कम होता जा रहा है। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो पॉइंट यहाँ पे समझना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें, हम नेकलेस ऑफ डायमंड की बात करें, दोनों मुल्क क्या ये नहीं समझ पा रहे कि अगर साथ में चलेंगे तो तेजी से विकास हो सकता है? कैसे हम देखें? जब मेरा बड़ा अहम सवाल रहता है हमेशा कि जब यूरोप के तमाम कंट्रीज तमाम मतभेदों को भुलाकर एक साथ चल सकते हैं, तो चीन और भारत एशिया में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए राजेश जी, जहां तक नेकलेस ऑफ डायमंड है, निश्चित रूप से ये टर्म जो है 2011 में फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ललित मानसिंह ने इसका प्रयोग किया था। और
ये बात थी कि हम किस प्रकार से चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बात तो दोनों एशिया की शक्तियों को एक साथ रहने की है। मुझे लगता है कि चीन की लीडरशिप को जो प्रमुख जो समस्या है कि वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि जो है जो लोकतांत्रिक विचार हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उसका विकास हो, क्योंकि फिर उनकी पूरी की पूरी सत्ता पे ही प्रश्न लग जाता है, पूरी की पूरी शासन पद्धति पे ही प्रश्न लग जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों देश ये चाहते हैं कि वो एशिया की एक शक्ति के रूप में उभरें। और ऐसा लगता है कि आप देखिए कि अगर चीन का जो भी आर्थिक विकास हुआ वो इस वजह से हुआ कि अमेरिका ने चीन को प्रवेश दिया पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि वो विश्व का सबसे बड़ा व्यापार है उसके सामानों के लिए। अब चीन को ऐसा लगता है कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा व्यापार बन रहा है, और भारत जो है इसके साथ ही जो चीन का जो विकास हुआ है उसमें अमेरिका को एक जो है उसको एक डर सा लग रहा है कि कहीं वो उसको पहले पायदान से नीचे न खिसका दे, और भारत उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि भारत के इस समय इंटरेस्ट ये है कि वो अमेरिका के साथ जिस तरीके से चीन ने किया, अमेरिका के साथ जो है इन तमाम मुद्दों पे जो जिसकी हमने चर्चा की, कोऑपरेशन करके वो अपनी आर्थिक शक्ति को बनाए। तो ये जो खासकर जो लड़ाई है वो आर्थिक व्यवस्था को लेके है, आर्थिक शक्ति बनने को लेके है, ना कि वो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या जो है ये क्लैश ऑफ कॉमर्शियल बिजनेस इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, जो आज की जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, बस कर्नल सोडी सर मैं आपके पास आ रहा हूं 2 मिनट के लिए। सर जो पॉइंट यहां पे समझना है कि क्या वाकई में ये दो पड़ोसी एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और कितनी उम्मीद हम क्वाड से कर सकते हैं? अक्सर कहा जाता है कि चीन के खिलाफ क्वाड एक्टिव हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बंदूक अपने कंधों पे ही रखकर चलानी पड़ती है, कोई किसी की जंग नहीं लड़ता है, और यूक्रेन और इजराइल में हम ये देख चुके हैं। राजेश जी, पिछले साल 9 अगस्त 2023 को द प्रिंट पब्लिकेशन में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरावने ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। 2035 में ये अंदेशा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। चीन हमसे 30 साल आगे है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। 2014 में पीएलए ने ऐलान किया था कि वो दुनिया के किसी कोने में सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है: लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस वॉरफेयर। भारत के लिए खतरे की घंटियां ऑलरेडी बज चुकी हैं और हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, चीन हमसे 30 साल ऑलरेडी आगे और 11 साल बचे हैं 2035 के लिए। जहां तक क्वाड है, जहां तक कोई और अलायंस है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, अमेरिका तक मदद नहीं करेगा। ताइवान के 65% लोग कहते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पे हमला किया, अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का इतिहास रहा है वो किसी देश की मदद नहीं करता है। जो कुछ करना है हमने करना, और हमारे पास समय सीमित है, हमारा समय सिर्फ 11 साल बचे हैं। ये डायमंड ऑफ ये नेकलेस ऑफ डायमंड या ये क्वाड, इनसे कोई हमें फायदा नहीं होगा। अगर हमें कोई फायदा होगा तो होगा कि हम अपनी देश की खुद सैनिक शक्ति में कैसे इजाफा करते हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल जय सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपका भी जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो भारत चीन के संबंधों को लेकर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि 2020 के बाद से जो एलएसी पर तनाव देखने को मिला है, अब कुछ वैसा ही तनाव जो है हिंद प्रशांत महासागर में भी देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे चीन जो है अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करा रहा है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2035 के लिए भारत को तैयार होना होगा, क्योंकि जंग हमारी दरवाजे पर तब दस्तक दे देगी। आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।